2024 में होने वाले भारतीय संसदीय चुनाव में मोदी सरकार को चुनौती देने के लिए विपक्ष इंडिया ब्लॉक के तहत एकजुट तो हुआ है, लेकिन इसके घटक दलों में आपस में फूट और तनातनी की खबरें हर दूसरे दिन हेडलाइंस बना रही हैं। इंडिया ब्लॉक को अस्तित्व में लाने वाले सूत्रधार कहे जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कथित रूप से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्ष का संयोजक बनाए जाने पर नाराज हो गए। हालांकि मीडिया के सामने उन्होंने कहा है कि नाराजगी कतई नहीं है, उन्हें किसी भी पद की लालसा ही नहीं है। मकसद सिर्फ अन्याय के खिलाफ लड़ाई, बीजेपी को चुनौती देना है, लोकतंत्र बचाना है। ताजा बयान में एनसीपी के मुखिया शरद पवार कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक अगर किसी नेता के बगैर यानी कि अगर कोई चेहरा पेश ना करे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि शरद पवार मानते हैं कि मोदी बनाम कौन, इसमें कोई विपक्षी चेहरा सामने नहीं रखा जाए तो इससे कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ऐसी धारणा सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने 1977 के आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने की घटना का उदाहरण पेश किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हालांकि मोरारजी देसाई जिस समय प्रधानमंत्री बने तब के भारत में और वर्तमान भारत में एक बड़ा फर्क भी है। आज सूचनाओं की बाढ़ है, चुनाव मुद्दों से ज़्यादा परसेप्शन पर लड़े जाते देखे गए हैं। इसलिए राजनीति के धुरंधर इंडिया ब्लॉक की इस उलझन पर क्या सोचते हैं, आइए समझने की कोशिश करेंगे स्ट्रेट टॉक में। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल जो स्ट्रेट टॉक में हम दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल कुछ इस प्रकार है: क्या इंडिया ब्लॉक को पीएम फेस के बिना चुनाव में उतरना चाहिए? क्योंकि इस पर जो है काफ़ी असमंजस की स्थिति भी इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रही है। अलग अलग जो स्टेटमेंट आ रही है, कम से कम यही कहा जा सकता है इसके आधार पर शरद पवार का जो बयान आया है, इसे इंडिया में फूट की तरह बीजेपी बता रही है। क्या वाकई में ऐसा है कि ये इंडिया ब्लॉक में फूट की वजह से ही शरद पवार ने कहा है कि किसी नेता का चुना जाना सही नहीं है, या फिर इसके बिना भी जो है बहुत परिणाम जो है वो अलग नहीं होंगे? क्या नीतीश वाकई में बिना पद की लालसा के लड़ाई में पूरा साथ देंगे, ये भी समझा जाना चाहिए। और क्या विपक्ष अपनी एकजुटता का सबूत ही नहीं दे पाया है और इसी वजह से बार बार तनातनी की खबरें सामने आती? क्या बसपा के शामिल हुए बिना विपक्ष कमजोर ही रहेगा? क्योंकि कुछ सुगबुगाहट अब बसपा के खेमे में भी होती हुई नजर आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में अगर बसपा शामिल हो जाए तो लड़ाई बहुत ज़्यादा जो है कांटे की हो सकती है और पलड़ा विपक्ष का थोड़ा सा और मजबूत हो सकता है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। अजय शुक्ला सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन स्ट्रेट टॉक में। और शुरुआत हेमंत सर मैं आपसे ही करना चाहूंगी। नीतीश की नाराजगी, ऐसा बार बार सामने क्यों आ रहा है कि नीतीश नाराज हो गए? अब खड़गे के नाम के प्रस्ताव के बाद नीतीश नाराज हो गए। राहुल गांधी ने फोन करके उनको इस स्थिति पे थोड़ा सा पेसिफाई यानी कि उनकी नाराजगी कम करने की कोशिश भी की है। जब इस तरह की खबरें आती हैं तो जनता में यही स्थिति देखने को मिलती है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि अगर नेता ही जो है आपस में रूठे मनाने इसी के क्रम में उलझे हैं तो फिर वो विकल्प कैसे दे पाएंगे, एक मजबूत विकल्प कैसे दे पाएंगे? इस उलझन की जो जनता के सामने है, आप किस प्रकार देख रहे हैं सर? हेमंत सर अनम्यूट कर ले, सर अनम्यूट कर ले। अनम्यूट नहीं हो पाया सर जी। अब मेरी आवाज मिल रही है जी? नेहा जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी को लेकर चल रही खबरों का आज खुद खंडन किया है और लंबी अवधि के बाद वो मीडिया के सामने आए हैं। खास करके मीटिंग जो हुई थी जो इंडिया अलायंस की, उसके पहले से वो मीडिया से परहेज कर रहे थे जी। तो उनकी नाराजगी पर तो उन्होंने अपना रुख खुद स्पष्ट कर दिया है। लेकिन जैसा कि एक पत्रकार होने के नाते मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार भी हार मानते इंसान हैं और वो राजनेता हैं, तो उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं और अपेक्षाएं मुझे लगता है कि ये है कि जो जब वो कहते हैं कि मेरी लालसा प्रधानमंत्री बनने की या कन्वेनर बनने की नहीं है, तो उनकी लालसा क्या है? उनकी लालसा है कि बीजेपी को हराया जाए।
और बीजेपी को हराने के लिए इंडिया अलायंस के साथ जो भी लोग आए हैं वो लोग संजीदगी से इस पर काम करें। इसको लेकर के पिछले दिनों उन्होंने एक बयान भी दिया था। एक सीपीआई का एक कार्यक्रम था पटना में, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा था कि लगता है कि बीजेपी को, ये कांग्रेस को बहुत अधिक जल्दीबाजी या बहुत अधिक चिंता नहीं है। वो इस वजह से यह बात उन्होंने कही थी कि जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे उस दौरान इंडिया अलायंस की सारी सक्रियता वो तरह से ठप पर गई हुई थी, और उस दौरान कुछ अखिलेश यादव, उसके बाद ये कमलनाथ और अजय मिश्रा, अजय राय, इन लोगों के बयान जो आ रहे थे उसको लेकर के ये चर्चा हो रही थी कि इंडिया अलायंस में बहुत कुछ आपस में पट नहीं रहा है। तो उनकी चिंता यह थी कि आप अगर इंडिया अलायंस है तो उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इंडिया अलायंस में एकजुटता रहे, ये दिखाने के लिए आपको एक केंद्रक चाहिए, यानी कि एक कन्वीनर चाहिए, उसका एक ढांचा चाहिए, उसका एक सेक्रेटेरिएट चाहिए जो चीजों को देखे, ऐसे कोई बयानबाजी न करे। तो उनकी चिंता इसको लेकर के है, और उनकी नाराजगी मुझे लगता है इन्हीं बिंदुओं को लेकर ही। उनकी नाराजगी इस वजह ऐसी नहीं है जैसा कि बीजेपी और बीजेपी पोषित और बीजेपी के का पक्षधर मीडिया जो है, जो प्रचारित कर रहा है कि नीतीश कुमार अब पलट जाएंगे, ललन सिंह का इस्तीफा ले लिया गया है। ललन सिंह का इस्तीफा लेने की बात में कितना दम है वो तो मैं बता दूं कि ललन सिंह 21 जुलाई 2021 को अध्यक्ष बने थे पार्टी के, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 2 सालों का होता है, और 2 साल उनके पूरे हो चुके हैं और वो एक तरह से एक्स्ट्रा टाइम पर चल रहे हैं। तो पार्टी अपना अध्यक्ष अगर बदलती है तो ये तो बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इसको गोदी मीडिया और बीजेपी इसको एजेंडा बना रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार पलट करके एनडीए में चले जाएंगे, बीजेपी के साथ चले जाएंगे। तो सुशील कुमार मोदी कहते हैं कि नीतीश कुमार यौन कुंठा से ग्रस्त हैं, यौन कुंठा के कारण वो कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनको जेडीयू को अपना नेता बदल लेना चाहिए, यानी कि नीतीश जी की जगह पर कोई दूसरा नेता चुन लेना चाहिए। अब दूसरे लोग, अब नित्यानंद राय कहते हैं कि नीतीश जी की वापसी को लेकर के जनता तय करेगी कि नीतीश जी का भविष्य क्या होगा एनडीए में। तो ये एनडीए में और खास करके बीजेपी में अब गिरिराज सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हैं। ये सब बयान मैं एक दिन के भीतर का बयान बता रहा हूं। तो बीजेपी तो खुद कंफ्यूज है कि वो क्या चाहती है नीतीश कुमार को लेकर के। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बीजेपी चाहती है कि जो डिस्कोर्स है उसको चेंज किया जाए, जो पूरा जो फोकस है बीजेपी के खिलाफ। आज बिहार में एक बहुत बड़ा सरकार ने निर्णय लिया है कि यहाँ 4 लाख जो नियोजित शिक्षक हैं, जो नगर निकायों और पंचायती त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में कार्यरत हैं, उनको सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा और उनके लिए तमाम तरह के पैरामीटर तय किए गए हैं। ये बहुत बड़ा ऐलान है क्योंकि इसके पहले लगभग 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है इस राज्य में। तो एक तरफ ये रोजगार का सवाल है, दूसरी तरफ बीजेपी के पास एजेंडा क्या है कि वो अक्षत बांट रही है पूरे देश में कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी को आना है। इससे कितने लोगों की जिंदगियों में तब्दीली आएगी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नौकरियां खाई जा रही है। पेटीएम ने अपने 100 से अधिक लोगों को बाहर कर दिया है। इस तरह से बहुत सारी कार्रवाई चल रही है। तो रोजगार, महंगाई, ये सब सवाल, इन सवालों को डिस्कोर्स में नहीं रखना है। नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ये कहानी पिछले 2022 से ही चल रही है, जब नीतीश कुमार पलट करके इधर आ गए थे उसके बाद से। लेकिन आज तक नीतीश कुमार नहीं पलटे। ललन सिंह को लेकर के जो कहानी गढ़ी जा रही है उस कहानी में कोई दम नहीं है। ललन सिंह ने कहा कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। विजय कुमार चौधरी जो मिनिस्टर नंबर 2 है नीतीश कुमार की सरकार में, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरी तरह गढ़ा जा रहा है और खबरें फैलाई जा रही है ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो दूसरे की। इंडिया अलायंस के बारे में आज तक देश का मीडिया कोई बड़ा स्कूप नहीं निकाल सका है। ये सबको पता है कि इंडिया अलायंस के बारे में कोई ऐसा स्कूप
कोई ऐसी खबर ये लोग ब्रेक नहीं कर पाए हैं। तमाम बड़े बड़े हजारों करोड़ का मीडिया संस्थान जो है वो भी नहीं कर पाया है। तो इनके पास खोजने के लिए तो कुछ है नहीं, तो वो नीतीश कुमार पलट जाएंगे, ललन सिंह से इस्तीफा ले लिया गया, जी तो ये तमाम तरह की कहानियां गढ़ी जाती है। इसमें मुझे लगता है कि कोई दम नहीं है, ये जी। ऐसे ही कहानियां गढ़ेंगे। हमारे साथ अजय शुक्ला भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए, आइए उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अजय सर, जब बार बार इस तरह से दिखता है कि ममता बनर्जी ने खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया, अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन कर दिया, उसके बाद किस तरह से चौथी बैठक जो इंडिया ब्लॉक की हुई उसमें नीतीश की नाराजगी और गुस्सा देखने को मिला हिंदी भाषा को लेकर। उसके बाद राहुल गांधी नीतीश कुमार को फोन भी करते हैं। उसके बाद शरद पवार का फिर से बयान आ जाता है कि किसी चेहरे की जरूरत ही नहीं है, इस पर बहस ही क्यों की जा रही है। तो इसे रिफ्ट ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाना चाहिए? अजय सर। नेहा, राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की तो उस पे क्या की बात, ये ना मुझे पता है ना आपको पता है और ना ही इस देश के किसी मीडिया को पता है। तो सीधी सी बात है, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में की होगी, क्या की होगी, इन सब चीजें हो सकता है उन्होंने और भी तमाम सारे नेताओं को की होगा, तो उसको हो सकता है इसलिए की हुई हो कि 2 दिन पहले जो प्रोटेस्ट किया इंडिया गठबंधन ने जंतर मंतर पे, उसके लिए किया हो कि क्या आप आएंगे या नहीं आएंगे, तो उस ढंग से स्पेस बनाने की बात होती है। छोड़िए, रही बात जब सबसे पहली मीटिंग हुई थी पटना में, और याद करिए पटना में अरविंद केजरीवाल को जल्दी पहुंचना था इसलिए वो जल्दी चले गए थे। तब क्या गोदी मीडिया ने उछाला था कि वो गुस्सा होके चले गए, ये होके चले गए, वो होके चले गए। बाद में उन्होंने बताया भैया हम तो कोई गुस्सा हुए ही नहीं और ना हमारा कोई यहाँ पे कंफ्लिक्ट था। उसके बाद दूसरी बैठक में वो पहुंचे, दूसरी बैठक जब हुई तो फिर उसके बाद में उसमें कुछ नेताओं को जल्दी जाना था, वो चले गए। तो ये प्रचार हुआ कि नहीं वो नाराज हो गए, ये नाराज हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। चलिए, उसके बाद उन्होंने भी जब कहीं बात हुई तो उन्होंने भी कहा नाराजगी की तो कोई वजह ही नहीं थी, क्योंकि सारी बातें जो हो रही हैं वो चल रही हैं। उसके बाद में और उस पर सहमति हुई है। उसके बाद में तीसरी बैठक मुंबई में हुई, मुंबई में भी कमोबेश इसी तरीके की स्थिति हुई कि हाँ साहब ये नाराज हो गए, वो नाराज हो गए। तो ये स्थितियां जो है ये कहीं है नहीं जमीनी हकीकत में, वास्तव में जानबूझ के की जाती हैं जिससे इन पे चर्चा की जाए, इनको करके बदनाम किया जाए और इनको लेकर के ये किया जाए अरे ये गठबंधन तो फालतू है, जैसे कि भाजपा कहती है, क्या उसको वो सही शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहती। अब इसके बाद में यदि उनकी पार्टी को इसी तरीके से हर कोई उच्चारण करने लगे कि भारतीय जुमला पार्टी, भारतीय झूठी पार्टी करने लगे तो उन्हें कैसा लगेगा। और करते भी हैं लोग, करना भी चाहिए क्योंकि उन्होंने झूठ हुआ है। लेकिन यहां जिसे वो घमंडिया कह रहे हैं, घमंड किस बात का घमंड भाई? न वो सत्ता में है, न उनके पास ताकत है, उल्टा आप उन्हें दबाते हो, उनको सदन से निकालते हो और न जाने क्या क्या करते हो। साहब, इस स्थिति में यदि लोग सवाल उठाते हैं तो बड़ी हंसी आती है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं मुझे कोई पद नहीं। सबसे पहले ही बैठक के दौरान उन्होंने कहा मैं किसी पद के लिए नहीं, किसी उसके लिए नहीं, और मैं प्रधानमंत्री पद का तो कतई जो है उम्मीदवार नहीं हूं। ये बात उन्होंने स्पष्ट कही थी। इसके बाद भी यदि जबरदस्ती किसी के लिए कुछ कहना है तो कहते रहिए। आज की डेट में मुझे नहीं लगता पूरी इंडिया गठबंधन में कहीं पर भी किसी पद, किसी जिम्मेदारी को लेकर के किसी के भी बीच विवाद है और हर कोई सेक्रीफाइस करने को तैयार है। मैं यह समझता हूं जी, कम हो सकते हैं, कुछ ज्यादा हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ एक उपज है उस मीडिया की जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन करना जानता है, और जो डिस्ट्रैक्शन करना जानता है वो यही करेगा। तो ये वो सरकार के जो टुकड़े हैं उन पर पलने वाले जो ये मीडिया संस्थान है,
उनकी यह स्थिति है और वो अपनी वफादारी के लिए कुछ ना कुछ इस तरह के खेल करते रहते हैं, दूसरे नेताओं का चरित्र हनन करते रहते हैं और ये सारी चीजें चल रही हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है और इसमें मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ है। जी, तो शरद पवार ने जो बयान दिया है कि किसी नेता की जरूरत ही नहीं, किसी चेहरे की जरूरत ही नहीं, क्या आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक को बिना चेहरे के उतरना चाहिए? मोदी बनाम कौन, क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? मोरारजी देसाई का जो उन्होंने जिक्र किया, उदाहरण दिया है, इसको किस तरह से देखते हैं सर? नहीं, उन्होंने एक मोरारजी देसाई का दिया, मैं देता हूं। 1977 मोरारजी देसाई के पहले चेहरा तो नहीं घोषित किया गया था, लेकिन वो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद आइए 1991, क्या नरसिम्हा राव का चेहरा घोषित किया गया था? नहीं किया गया था। 1996, क्या जो विपक्ष की एक ज्वाइंट सरकार बनी थी उस सरकार का चेहरा घोषित किया गया था? नहीं किया गया था। इसके बाद 2004, क्या मनमोहन सिंह का चेहरा घोषित किया गया था? नहीं किया गया था। 2009, किसी का भी चेहरा घोषित किया गया था? नहीं किया गया। उदाहरण मौजूद। ये परंपरा तो भाजपा में रही है। कांग्रेस और उससे जुड़े हुए जो उनके साथीगण रहे हैं उनके साथ तो कभी नहीं रही। जी, देश का प्रथम चुनाव हो या जो आखिरी चुनाव हो 2014 का, उसी में आप देख लीजिए 2014 के चुनाव में भी क्या एनडीए गठबंधन जो यूपीए था उसने क्या चेहरा घोषित किया था? नहीं किया जी। तो मैं यही बता रहा हूं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट घोषित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये इनकी परंपरा रही है, उसकी नहीं रही है। जी जी, हेमंत जी के पास। जी, और इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, भारतीय संसदीय परंपरा में प्रधानमंत्री चुनने का, ये हमारे यहाँ कोई अध्यक्षीय बात वो नहीं होता है चुनाव, तो इसलिए हमारे यहाँ परंपरा ही नहीं है। जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उन्हें जानना चाहिए कि परंपरा ही नहीं रही है। परंपरा हमारे यहाँ यह रही है कि संसदीय दल चुन के आएगा, फिर वो अपना नेता चुनता है। और नरेंद्र मोदी ने भी यही नाटक किया था 2014 में। आप देखिए, जीत के आने के बाद में उनके अब संसदीय दल चुनेगा। अरे चुनेगा क्या, तुम तो पहले ही घोषित कर चुके हो, चुनेगा क्या? वो सिर्फ उसी को हाँ हाँ हो गया। तो ड्रामे करने को आप चाहे जो कुछ कर दो, चुनना तब कहते हैं जब चुनाव किया जाए। और इसका भी एक इतिहास, इकलौता इतिहास है। श्रीमती इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में कांग्रेस में 1967 में चुनाव हुआ था, 66 में, और उसमें चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी 162 वोटों से जीती थी मोरारजी देसाई से। तब प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हें किसी ने बनाया नहीं था। ममता बनर्जी कहती हैं कि खड़गे को जो है पीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए और केजरीवाल भी समर्थन दे देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल जुड़ा हुआ है और उन्हीं के जरिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो कितनी मजबूत चुनौती देता हुआ मोदी सरकार को दिखता है और जो जनता है जो चाहती है कि वो बीजेपी की जगह पर किसी मजबूत विकल्प को चुने, तो उसके पास जो विकल्प दिख रहा है वो कितना मजबूत है। हेमंत सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जस्टिस संजय किशन कौल जो रिटायर हो चुके हैं, जब उनकी इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो फिर एक सवाल उठता है कि क्या वाकई जो भारत का विपक्ष है वो इतना ही कमजोर है जैसा कि बार बार अलग अलग स्टेटमेंट के जरिए उसको बताया जा रहा है? नेहा जी, विपक्ष से इस देश की जनता, इस देश के अलग अलग संस्थानों में संस्थाओं या कह लीजिए कि जो उन संस्थाओं में कार्यरत या सेवा मुक्त लोग हैं, उनकी अलग अलग अपेक्षाएं हो सकती है। जैसे जस्टिस संजय किशन कौल के बारे में आपने कहा, इस देश की जनता की भी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं विपक्ष से, कि बहुत लोगों को लगता है कि विपक्ष लड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, विपक्ष बहुत आक्रामक नहीं है। किसी व्यक्ति को, किसी बड़े संवैधानिक पद से सेवा मुक्त हुए व्यक्ति को लग सकता है कि विपक्ष को और यूनाइटेड होना चाहिए, विपक्ष को और मुखर होना चाहिए। तो अपेक्षाएं अलग अलग किस्म की हैं। लेकिन इस दूसरा पहलू यह भी है कि इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है आजादी के बाद कि इस देश का जो मीडिया है, जो इस देश का जो मीडिया घराना है, वह चाहता है कि यह देश विपक्ष मुक्त हो जाए। नरेंद्र मोदी जी या उनकी पार्टी तो विपक्ष मुक्त करने की बात करती ही है,
लेकिन इस देश का मीडिया हाउस भी चाहता है कि यह देश विपक्ष मुक्त हो जाए, संसद में कोई विपक्ष ना रहे, विधानसभाओं में कोई विपक्ष नहीं रहे, सड़कों पर कोई विपक्ष नहीं रहे। आप अखबारों को उठाकर देख लीजिए, अखबारों के पन्नों पर जो खबरें छपती हैं, अभी जो छप रही है उसमें देख लीजिए, रोज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पहला पन्ना से लेकर के और अंतिम भीतर के पन्नों तक में कुछ न कुछ खबरें आपको मिलेगी। एक ही कार्यक्रम होगा, एक नेता अगर किसी प्रखंड में भाषण कर रहा है, उसकी खबरें 4 कॉलम की, उसी जिले में दूसरा नेता भाषण कर रहा है, उसकी खबरें 4 कॉलम की, लेकिन विपक्ष की कोई खबर नहीं होती है, कोई फॉलो अप स्टोरी नहीं होता है, कोई जनता के सवालों पर कोई स्टोरी नहीं निकल करके आती है। तो ये इसलिए हो रहा है कि जो मीडिया के साथ जो संश्रय है, वह संश्रय सरकार के साथ जो है, वह संश्रय चाहता है कि इस देश में एक ही तरह की सरकार रहे, एक ही रंग के लोग रहे और विपक्ष को बाहर कर दिया जाए। तो विपक्ष के सामने ये चुनौती है कि आप कैसे लड़ते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात कि जो ये कहा जा रहा है कि इंडिया अलायंस का चेहरा कौन होगा, और ममता बनर्जी को बार बार कोट किया जाता है, इनको केजरीवाल को बार बार कोट किया जाता है, लेकिन खड़गे ने जो बात कही थी उसको कोट नहीं किया जाता है। खड़गे साहब ने तुरंत कहा था कि अरे भाई आप नंबर्स लेकर के आइए, नेता तो हम लोग तय कर लेंगे। ये कहीं चर्चा में है क्या? खड़गे ने उसी समय जवाब दिया, जैसे ही ये प्रस्ताव आया खड़गे साहब ने कहा कि नंबर्स कहां है, नंबर्स लेकर के आइए, हम लोग नेता चुन लेंगे। ये बड़ी बात है। तो इसका प्रचार तो नहीं होता है, सिर्फ प्रचार होता है कि ममता बनर्जी ने उनका नाम प्रस्तावित किया, केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया और नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। और इस देश का जो सबसे जनपक्षीय मीडिया माना जाता था, वो उसमें जो स्टोरी चल रही थी कि क्या विपक्ष इंडिया अलायंस एकजुट रह पाएगा। अरे क्या इंडिया अलायंस की एकजुटता की मीटिंग हो रही थी वहां पर? खबरें ये चल रही थी कि क्या एकजुट रह पाएगा, तो कहां टूट की खबर कहां थी जो एकजुटता की बातें कर रहे थे आप? खबर ये चल रही थी कि एक तरफ ओबीसी चेहरा नरेंद्र मोदी जी है, दूसरी ओर दलित चेहरा खड़गे को लाया जा रहा है। तो क्या ओबीसी दलित चेहरे के बीच में ये लड़ाई होगी? ये इस देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया घराने में ये खबर चलाई जा रही थी। आप समझ लीजिए किस और एक ब्राह्मण ममता बनर्जी ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। उनके जो सबसे अपने आप को सबसे देश का काबिल पत्रकार कहने वाले, समझने वाले व्यक्ति ये एंकरिंग कर रहे थे। मैं सुनकर दंग था कि क्या क्या नैरेटिव तय कर रहे हैं। ब्राह्मण ममता बनर्जी, दलित खड़गे, उसके बाद उधर ये दूसरा ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस तरह के नैरेटिव बनाया जा रहा था। तो ये एक तरह से मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अगर ये देखिए जनाधार के लिहाज से, संख्या बल के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे या चेहरे के लिहाज से भी देखेंगे, तो सबसे विश्वसनीय इंडिया अलायंस में इस बात की लड़ाई चल रही है कि हम लोग कितना मजबूती के साथ लड़ें। इस बात की लड़ाई चल रही है कि हमको अधिक से अधिक रैलियां करनी चाहिए, हमको सरकार के खिलाफ गोलबंदी करने के लिए अलग अलग राज्यों में रैली करनी चाहिए। तो रैली की तारीख अभी तक तय नहीं हुई है। अभी तक तय है कि शायद पटना में 30 जनवरी को रैली होगी। अभी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो हम लोग के पास जानकारी है कि शायद ऐसा ही होने वाला है। तो ये इंडिया अलायंस में ये उसमें बौखलाहट या ये कह लीजिए कि उनमें सुगबुगाहट इस बात को लेकर के है कि हम लोग कितना जल्दी लड़ते हुए दिखें। इस बात की लड़ाई तो नहीं है, कहीं मुझे नहीं दिखती है कि वहां कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसको कन्वीनर बनाया जाएगा, ये नहीं, बल्कि लड़ाई इस बात को लेकर के है कि कैसे सुसंगत लड़ाई बीजेपी के खिलाफ लड़ी जाए। इसको लेकर ज्यादा चिंता है। उसमें आप बिहार की जो पार्टियां उसमें शामिल है, जो महागठबंधन में बिहार में है, इंडिया अलायंस में है, उसमें से उन तमाम पार्टियों को, चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो चाहे अन्य पार्टियां हो। एक बात मैं और याद दिलाना चाहता हूं, शायद मैं भूल जाऊं, कि आज नित्यानंद राय ने एक बयान दिया है, उसमें नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर तो उन्होंने कहा ही है कि उनका भविष्य जनता तय करेगी कि वो एनडीए में उनकी वापसी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक बात और कहा है कि 24 और 25 के चुनाव में बिहार में सारी पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अगर कोई पार्टी रहेगी तो बीजेपी रहेगी। ये सवाल, इतना बड़ा बयान उन्होंने दिया है क्योंकि ये बयान लगातार दिया जाता रहा है। जेपी नड्डा कहते रहे हैं, उनके बड़े नेता कहते रहे हैं कि छोटे छोटे दल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मीडिया इसको
मीडिया उसको मुद्दा नहीं बना रहा है कि क्या सभी पार्टियों को खत्म करके आप चाहते हैं एक दलीय शासन हो इस देश में, वन पार्टी सिस्टम यहां लागू हो। और अजय जी ने सही कहा कि इस देश का संविधान तो ऐसा नहीं कहता है कि नहीं आपको प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखना होगा उसके बाद ही आप चुनाव में जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। अजय सर, मीडिया के रोल पर क्योंकि कई अलग अलग जगहों पर मैं देख रही थी कि चाहे वो कांग्रेस के नेता हों या फिर अन्य दलों के जो भी घटक दल हैं इंडिया के, वो मीडिया को कोसते हुए नजर आते हैं, लेकिन मीडिया के इस आचरण के प्रति वो जनता को कितना जागरूक कर पाए हैं, इसकी भी कमी दिखती है। और साथ ही साथ जिस एंकर्स के शो के बायकॉट की बात थी, इस पर भी कितने टिके दिख पाते हैं। और ऐसी जो अस्पष्टता या फिर असमंजस, जो भी दुविधा कह लीजिए, ऐसे क्यों नजर आती है पार्टियों के साथ, खास करके विपक्षी दलों के साथ? नेहा, पहला तो जिस तरह से हिमांशु जी ने बताया, मैं पूरी तरह से सहमत हूं। और उसके आगे ये है कि जब आप ये कहते हैं तो पहले एक घटना का जिक्र कर देता हूं। आज ही मीडिया में बड़ा चल रहा था कि लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, लल्लन सिंह ने ये कर दिया, वो नाराज है नीतीश से। और ये लल्लन सिंह ने मीडिया को कहा, भैया मैंने कब इस्तीफा दिया, मेरी किससे नाराजगी है, क्यों नाराजगी होगी, ये आप बता दीजिए। नाराजगी की कोई वजह होनी चाहिए। मुझे तो उस पार्टी ने सब कुछ दिया है, फिर मैं काहे को नाराज होऊंगा जी। इसी तरीके से उनके मंत्रियों ने बताया। एक तो बात ये, तो वो बात कि मीडिया सिर्फ विपक्ष को खत्म करने के लिए झूठी खबरें प्लांट करने के लिए, और यही पूरे दिन उनकी मेहनत इस पे नहीं होती है कि सरकार जो नीतियां बना रही है उसके गुण दोष क्या हैं, उन पर मेरिट्स पे चर्चा की जाए। वो चर्चा इस पे करना चाहती है कि कैसे इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, ये राम मंदिर नहीं जाएंगे, ये जाएंगे, ये करेंगे। अरे भैया, जिसे बुलाओगे वो जाएगा, नहीं बुलाओगे तो कहां से चला जाएगा। और वो भी अपनी सुविधा अनुसार, कोई जरूरी थोड़ी ना है। भाजपा निमंत्रण देने वाली कौन होती है जी? हमारी मर्जी, हम आज भगवान के मंदिर जाएं या साल भर बाद जाएं या 6 महीने बाद जाएं या ना जाएं, ये मेरा विषय है। ये कोई और डिसाइड करेगा क्या? ये मैं अपनी सुविधा अनुसार तय करूंगा। तो पहली बात ये, छोड़िए उसको। दूसरी चीज, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में थे तो आप देखिए जितनी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने गोदी मीडिया को लेकर के जिस तरीके से लताड़ा है सार्वजनिक तौर पर, आज तक किसी भी राष्ट्रीय स्तर के नेता ने यह हिम्मत नहीं दिखाई है। राहुल गांधी ने तो जम के लताड़ा है और जम के कहा है, तो इसलिए नहीं कह सकते कि आवाज नहीं। फिर तीसरी चीज जी, जब 146 सांसद निकाल दिए गए संसद से और तमाम सारी चीजें हुई, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसी दौरान कांग्रेस पार्टी की महिला विंग ने संसद का घेराव करने का कार्यक्रम किया। किस मीडिया चैनल ने, किस अखबार ने छापा है उसे प्रमुखता से या कहीं दिखाया है, मुझे बता दीजिए। मुझे तो नहीं मिला, मैंने बड़ा ढूंढा, मुझे नहीं मिला। इसके बाद में, उसी के 2 दिन बाद में जो है उसने किया, यूथ कांग्रेस ने बहुत बड़ा किया, इसी में मुझे तो नहीं दिखाई दिया। इतना बड़ा संसद के घेराव का कार्यक्रम हो रहा है, दिखाया नहीं जा रहा, मीडिया से गायब है। हजारों हजार युवा आ रहे हैं और कर रहे हैं। छोड़िए इसको, पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, देश भर, कोई राज्य बाकी नहीं था। किसने कितना दिखाया है मुझे बताइए, और कितनी खबर है। इस समय उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस की, कौन चैनल दिखा रहा है और बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कार्यक्रम वो संगठन कर रहा है जो वहां जमीनी तौर पे उतना अभी मजबूत नहीं है जी, लेकिन उसके बावजूद लड़ रहा है और जनता की बात करते हुए चल रहा है, नहीं जिक्र हो रहा है। तो मैं ये उदाहरण, लेकिन जी अखिलेश यादव ने कुछ कह दिया, अजय राय ने कुछ कह दिया, किसी और ने कह दिया, तो ऐसे बढ़ा के उस पर घंटों घंटों चर्चा होगी, घंटों घंटों चीजें होंगी और तमाम सारे लोग, और स्थिति क्या होती, तमाम सारे जो अच्छे पत्रकार हैं जिन्हें मैं समझता हूं कि इस पे बोलना नहीं चाहिए, मौन साधना चाहिए, वो भी आकर के उसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। अरे भाई, क्यों आप आग में घी का काम करते हैं जी? आप जबरदस्ती का काम करना आपका काम नहीं है।
आप खबर को खबर की तरह से बनाइए। लेकिन क्या जनता में ये जागरूकता आई है? जनता में जागरूकता आई है? 2024 के चुनाव जनता कितनी जागरूक हो रही है कि उसकी जो उसके सामने जो परोसा जा रहा है मीडिया में, चाहे अखबारों में या फिर टेलीविजन पर या फिर अन्य सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसमें कितनी सच्चाई है? कहीं ना कहीं जो जनता है जी। इसमें एक चीज कह दूं कि जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो मीडिया की है ना, जागरूक करिए, बताइए सब कुछ। तो साहब आज अल्टरनेट मीडिया से कुछ चैनल्स, कुछ अदर्स प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, शेष तो कोई कर नहीं रहा है जी। जी। एक बसपा पे भी कमेंट लेना चाहूंगी अजय सर, और फिर छोटी सी टिप्पणी हेमंत सर की भी। बसपा की भूमिका को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सुगबुगाहट अब शुरू हो गई है और मायावती की एक स्टेटमेंट जिसे काफ़ी जो है हर जगह पे चलाया भी गया था कि कब किसको भविष्य में ज़रूरत पड़ जाए, और अंदर अंदर तो बहुत सारे जो है बीएसपी के नेता हैं और मंत्री, माफ़ कीजिएगा, जो चुने हुए सांसद भी हैं, वो भी इस तरह की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में जाने में ही हमारा हित है। किस तरह से देख रहे हैं? क्या मायावती शामिल होने के आसार दिखा रही हैं, लक्षण दिखा रही हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, मैं अपना पर्सनल जो मुझे पता है जितना, उसके मुताबिक मुझे नहीं लगता मायावती इतनी हिम्मत दिखा पाएंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं उनके भी आय से अधिक संपत्ति के सारे सबूत मौजूद हैं। जैसे अखिलेश यादव डर के घर से निकलते नहीं हैं, एक भी प्रोटेस्ट नहीं उन्होंने किया है। आप पिछले 5 साल में, 6 साल में आप बता दीजिए मुझे सड़क पे एक नहीं दिखा सकते हैं। तो साहब वो स्थिति है। तो मायावती भी कमोबेश ये है कि हाँ, विपक्ष दिखते रहे। जैसे बीजेडी है, विपक्ष कहने को है जी, वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं करती, जगन रेड्डी कुछ नहीं करते, तो इसी तरीके के विपक्ष हैं ये। तो कमोबेश बहुत भी उम्मीद ये करते हैं कि वो जब देखेंगे कि हमारा भी भविष्य है और उधर कुछ ज्यादा अच्छी स्थिति लग रही है, तो वो जाने को, वो तो मौके वाले लोग ही हैं जी। हेमंत सर, आपसे समझना चाहूंगी कि बसपा की स्थिति को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बसपा तो अपना ही बड़ा नुकसान कर बैठेगी अगर वो इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं होती है। नेहा जी, इतना तो तय है कि अगर बसपा अगर बहुत ऐसे ही स्थिर रहना चाहेगी तो इस दुनिया में कोई चीज स्थिर नहीं है, चाहे तो उसका ग्रो होगा चाहे वो डिमिनिश होगा। तो आप डिमिनिशिंग थ्योरी उन पर भी लागू होती है कि अगर आप अगर एक्टिव नहीं हो पाएंगी, वो किसी ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ेंगी। और मैं समझता हूं कि अगर वहां अखिलेश यादव, बस मायावती, ये सब इंडिया अलायंस में अगर आ जाते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? अगर एक विपक्ष के आइडिया से अगर देखें तो इससे अच्छी बात और क्या कोई नहीं हो सकती है। लेकिन रही बात ऐसा क्या होगा, ये इसको लेकर के अभी कयास लगाया जा रहा है कि आखिरकार मायावती क्या करेंगी। लेकिन मायावती को तय करना पड़ेगा कि आप फिनिश होने के लिए अगर बैठे रहेंगे तो आपके वोटर को तो कुछ ना कुछ तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वोटर कहीं जाएगा नहीं, तो उसको कहीं ना कहीं वोट देना है। तो ये तय है कि आपने अगर कुछ तय नहीं किया तो आपको फिनिश होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एक तो बसपा को लेकर ये स्थिति है। एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने जो मीडिया से कल बातचीत की थी, उसमें अंतिम में उन्होंने यह बात कही थी कि हमारी पार्टी में कोई इधर से उधर नहीं जा रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है, और इस देश में मीडिया पर दूसरों का नियंत्रण है। मैं तो मीडिया कर्मियों की इज्जत करता हूं। कैटेगरिकली उन्होंने बताया कि इस देश में मीडिया पर दूसरे का नियंत्रण है। दूसरे का नियंत्रण है यानी कि जो मीडिया घराने हैं वो कहीं और से कंट्रोल्ड हो रहे हैं, लेकिन जो मीडिया कर्मी है यानी कि जो पत्रकार हैं उनकी मजबूरी मैं समझता हूं, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूं। तो वो इस बात को लगातार कहते रहे कि मीडिया हमारे खिलाफ खबरें प्लांट करता है, चलाता है, लेकिन इसमें पत्रकारों का तो कोई दोष है नहीं, क्योंकि उनका जो घराना है वही दूसरी जगह से नियंत्रित हो रहा है। तो उसका जो पत्रकार जो एक पुर्जा की तरह वहां काम करता है, वो कितना कुछ कर पाएगा। तो नीतीश कुमार ने कल ये स्थिति स्पष्ट कर दी थी अपनी पार्टी को लेकर, जो मीडिया में चल रहा था उसको लेकर। इमोशनल कनेक्ट क्या इंडिया ब्लॉक के सभी नेता करते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हेमंत सर आपका भी, अजय सर आपका भी, कि आपने समय निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध है कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत है या फिर सुझाव है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें अपना कीमती फीडबैक ईमेल के रूप में info@justbroadcasting.com पर अवश्य भेजिए, और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके ईमेल का मुझे इंतजार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर होगी मुलाकात।